हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। आपका प्रिपरेशन जो है ईपीएफओ का अच्छा चल रहा होगा। आप जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल को भी रिवाइज करते रहें, इंडस्ट्रियल रिलेशन को भी रिवाइज करें, क्वांट का भी प्रैक्टिस करें, और हमारा जो इकॉनमी का सीरीज़ चल रहा है इसको भी फॉलो करें। देखिए, जैसे हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ही कहा था कि इकॉनमी का जो क्वेश्चंस है वो 6, 7, 8 इससे ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, डायरेक्टली जो फ्रॉम इकॉनमी क्वेश्चंस होता है, बाकी जो सोशल सिक्योरिटी से क्वेश्चन आते हैं उससे भी आते हैं, पर इकॉनमी से आपका 7 to 8 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हो सकता है वैरी हो जाए, कुछ ऐसा नहीं है पैटर्न, क्योंकि आप जान रहे हैं ईपीएफओ का एग्ज़ाम काफ़ी दिन के बाद हो रहा है, तो मे भी हो सकता है यूपीएससी कुछ क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन चेंज कर दे। ठीक है, और आप ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूपीएससी जो है वो इस तरह का काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारा इकॉनमी का जो पहला 2 लेक्चर था, पहला हमारा जो था वो अकाउंटिंग पे था, जीडीपी, जीएनपी, डिफ्लेटर का कंसेप्ट था, वो आपने देखा होगा, आप लोग को अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि वो काफ़ी शॉर्ट लेक्चर में जो है वो काफ़ी कंसेप्ट्स को कवर किया गया था। बहुत डिटेल में हम लोग नहीं गए थे, हम लोग ने देखा था सिर्फ कंसेप्ट और उसको समझने की कोशिश किया था, और हर कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ टर्म्स होता है उसको हमने वहाँ पे देखा था। सेकंड में हमने जो था वो आपने देखा कि हम लोग कैसे टैक्सेशन पढ़े, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, फिर हमने थोड़ा सा उसके बारे में भी पढ़ा कि टाइप ऑफ टैक्सेस कितना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं। उसके बाद हमने लास्ट में ये भी पढ़ा कि टैक्स की चोरी कैसी होती है, टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स इवेजन क्या होता है। ठीक है, और फिर हमने अब ट्रांसफ़र प्राइसिंग और उस तरह का भी कंसेप्ट को देखा। ठीक है, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो वाला, वो हमारा देख सकते हैं, क्योंकि टैक्सेशन आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि टैक्स के बाद जो हमारा सीक्वेंस में चल रहा है पूरा सीरीज़, ये जो बजट वाला है इसमें भी कुछ कुछ कंसेप्ट में भी यूज़ हो सकता है टैक्स का, तो इसीलिए आप टैक्स वाला जो लेक्चर है उसको देख लें, फिर ये वाला देखें। ठीक है, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ पर जो है अब ये बजटिंग वाला हमारा प्लान था कि हम लोग जो हमारा टैक्सेशन वाला था उसी में इसको कवर करना था, लेकिन जो है वहाँ पर टाइम क्रंच हो गया था और एक लेक्चर में उतना जो है ये मटेरियल जो है वो नहीं आ पा रहा था, तो इसी कारण हम लोग ने इसको सेपरेट कर दिया, एक बजट का एक अलग ही लेक्चर बना दिया। ठीक है, तो इसको आप लोग देखें, और हम लोग इसमें एकदम बेसिक जो होता है बजट के बारे में उसको देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको इतना डिफरेंसेस पता होगा अगर, तो आप जो है क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ईपीएफओ हुआ, स्टेट सर्विसेज का भी हुआ, इवन सीएपीएफ से भी जो इकोनॉमी का क्वेश्चन आता है वो इन 10 लेक्चर से आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको अभी अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं करना है, उतना डेप्थ में इकोनॉमिक्स में नहीं जाना है, तो आप जो है इन जो 10 लेक्चर का सीरीज़ है ये आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं, चाहे वो सीएपीएफ हो, ईपीएफओ हो या स्टेट सर्विसेज हो, क्योंकि स्टेट सर्विसेज में भी जो इकोनॉमी का क्वेश्चन आता है वो काफ़ी डेप्थ में नहीं आता है, वो बेसिक कंसेप्ट से ही पूछा जाता है आपसे इंडियन इकोनॉमी से, तो आप इस लेक्चर से वो भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, अब हम लोग बजट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि बजट का कितना पार्ट होता है। एक रेवेन्यू पार्ट होता है, कैपिटल पार्ट होता है, तो उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, कैपिटल रिसीट्स क्या होता है, और जो बाकी जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी अच्छे से देखेंगे एक बार। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डेफिसिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि बहुत लोग को नहीं पता होता है कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, ये सब चारों टर्म है, ये मैक्सिमम पॉसिबल डेफिसिट्स है, इसके अलावा आपका नहीं आ सकता है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि इन सब आपस में क्या क्या डिफरेंस है इनके बीच में। उसके बाद देखिए क्या है, रफ एस्टिमेट्स ऑफ टैक्सेस, रिसीट्स एंड डेफिसिट। तो हम लोग इसका एक पैटर्न देख लेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो है कैसा ट्रेंड रहा है फिजिकल डेफिसिट का या रेवेन्यू डेफिसिट का, वो आप लोग को देख लेना है। और आप लोग को क्या करना है कि एक बार आप इस्टीमेट क्या करें, जैसे अगर आप कहीं का भी आप खोलते हैं बजट का समरी, तो उसमें आप एटलीस्ट ये फिगर देख लीजिए कि कितना लाख करोड़ जो है आपका वो रेवेन्यू है, कितना लाख करोड़ आपका एक्सपेंडिचर है, कितना लाख करोड़ जो है आपका फिजिकल डेफिसिट है या रेवेन्यू डेफिसिट है। तो उसको आपको एक रफ आइडिया रहता है फिगर का, कि ऐसा आपसे अगर कुछ अगर क्वांटिटी वाइज पूछा जाए क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल बताइए कि क्या कंट्री का रेवेन्यू डेफिसिट कितना है या फिर फिजिकल डेफिसिट कितना है, तो आप उसे अंदाज लगा सकते हैं कि ये इतना ही होगा। ठीक है, तो एक बार उसको आप लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, देखिए डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये इंपॉर्टेंट है।
डेफिसिट फाइनेंसिंग भी कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट होता है तो उसको हम लोग कहाँ कहाँ से जो है वो गवर्नमेंट पैसा जो है वो लाती है उस डेफिसिट को कंपनसेट करने के लिए, तो वो वाला भी हम तरीका देखेंगे। उसके बाद है देखिए FRBM एक्ट। ये भी एक्ट जो है आपका बजट से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, क्योंकि इसमें जो है इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, ये NK सिंह कमेटी और इसमें जो है उनका रिकमेंडेशंस देखेंगे कि इसमें क्या उन्होंने रेकमेंड किया है, क्या डिफरेंस है। और उसके बाद हम लोग लास्ट में एक देखेंगे टाइप्स ऑफ बजटिंग एंड सम मिसलेनियस टर्म्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ बजटिंग क्या होता है कि कुछ टर्मिनोलॉजी है बजट या कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग बजट बनाते हैं, तो वो सब वर्ल्ड वाइड यूज़ प्रैक्टिसेस हैं। तो उसमें भी देख लेंगे कि हम लोग की जैसे जेंडर बजटिंग क्या होता है या आउटकम बजटिंग क्या होता है। तो उस तरह का कंसेप्ट अगर आप देख के जाएंगे तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि एकदम बाउंसर हो जाएगा आपके लिए एग्ज़ाम में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अब हमने एक जो टॉपिक था हमारा जो टैक्सेशन का था, जो उसमें हमने बोला था कि टैक्स जो कलेक्शन हो जाता है उसके बाद टैक्स का डिवोल्यूशन होता है। ठीक है, डिवोल्यूशन मींस सेंटर का जो कुछ टैक्स होता है उसको जो है वो कलेक्शन करने के बाद स्टेट्स के साथ डिवाइड कर देती है। ठीक है, मतलब वो स्टेट को भी वो पैसा देती है अपने शेयर का, डिवॉल्व करती है। तो वो पैसा जो है वो किस तरह से डिवॉल्व होता है, वर्टिकल डिवोल्यूशन कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कैसे होता है, तो उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना बजट वाला चैप्टर। देखिए, अब फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल 280 आप जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट जो है वो फॉर्म करते हैं एवरी 5 ईयर। वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि फाइनेंस कमीशन का जो मेन वर्क होता है, ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब रिकमेंडेटरी बॉडी है तो और भी चीज़ रिकमेंड करती हैं, लेकिन मेन जो उनका रिकमेंडेशन होता है, अभी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना जान लें कि वो जो स्टेट्स और सेंटर के बीच में जो टैक्स का शेयरिंग होता है, ठीक है, जिसको हम लोग अगर आप पॉलिटी के टर्म में बोलेंगे तो उसको बोलेंगे फिस्कल फेडरलिज्म। मतलब जो पावर्स का जैसे डिवीज़न होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वैसे ही आपका फंड्स का भी डिवीज़न होता है, जो टैक्स का रेवेन्यू है उसका भी डिवीज़न होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, तो अब उसको किस तरह से करना है, कितना कितना पैसा जो है वो स्टेट्स को देना है, किस किस स्टेट्स को देना है कितना पैसा, वो जो है वो आपका फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करती है गवर्नमेंट को। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। तो इसके बारे में अगर आप पॉलिटी में आप डेफिनेटली पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये क्या कैसे काम करती है और ये जो है मेनली क्या काम करती है। ठीक है, डिवोल्यूशन का जो है काम वो कैसे होता है। अब देखिए क्या होता है, डिविजिबल पूल होता है एक। ठीक है, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि अभी हमने देखा कि आपका जो है यूनियन, ठीक है, यूनियन के पास भी जो टैक्सेस आता है, ठीक है, हमने पढ़ा था कि यूनियन का कितना, यूनियन जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस भी लेता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लेता है। ठीक है, तो उसके पास जो है वो पैसा जमा होता है, उसके पास टैक्स रेवेन्यू जमा हो गया। तो अब क्या होता है, आप एक तरह से ऐसे समझिए कि सेंटर जो है वो ऑल ओवर इंडिया से टैक्स कलेक्ट कर रही है। ठीक है, जैसे अगर आप हरियाणा में रह रहे हैं या अगर आप पंजाब में रह रहे हैं या आप बिहार में रह रहे हैं, आप यूपी में रह रहे हैं, तो आप जो है अपना इनकम टैक्स, जैसे आप समझिए अगर आप अपना इनकम टैक्स दे रहे हैं तो आप वो किसको देते हैं, वो आप स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, वो आप सीधा सेंटर को देते हैं। ठीक है, और इनकम टैक्स और बाकी जो टैक्सेस जो सेंटर मतलब कलेक्ट करती है, वो काफ़ी बड़ा पोर्शन ऑफ पैसा होता है जो कि आप स्टेट्स आप तो किसी स्टेट में ही रह रहे हैं, लेकिन आप क्या हो रहा है कि वो पैसा आप स्टेट को नहीं देकर आप सेंटर को दे रहे हैं। ठीक है, आप अपने इनकम का जो भी परसेंटेज इनकम टैक्स में भरते हैं तो वो सेंटर रख लेती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब सेंटर के पास इतना सारा पैसा आ जाता है तो उसका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो स्टेट्स को उसका कुछ शेयर दे। ठीक है, इनकम टैक्स हुआ, कॉरपोरेट टैक्सेस हुआ, जैसे इंडस्ट्रियल स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र हुआ या फिर फॉर दैट मैटर जो कर्नाटका है, तो वहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, अब वो कॉरपोरेट टैक्स भरते हैं, सब लोग कॉरपोरेट टैक्स, वो काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है जो कि सीधा चला जाता है सेंटर के पास। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि ये पैसा पे तो स्टेट्स का भी कुछ हक होना चाहिए ना, सब स्टेट्स को मिलना चाहिए। तो वही कंसेप्ट है डिवोल्यूशन का। ठीक है, कि आप एक्चुअली तो आप ऑल ओवर इंडिया से पैसा ले रहे हैं, तो उन स्टेट्स को भी कुछ आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी काम जो है वो नहीं, गवर्नमेंट उनको भी चलाना है, तो उनका कुछ टैक्सेस वो खुद कलेक्ट करते हैं स्टेट्स, बाकी जो है उनको टैक्स मिलता है फ्रॉम टैक्स डिवोल्यूशन फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो डिवोल्यूशन का कंसेप्ट जो है वो यही है कि वो कुछ पैसा जो है वो सेंटर को स्टेट्स को देना पड़ेगा। और अब देखिए क्या होता है कि एक डिविजिबल पूल होता है। ठीक है,
अब डिविजिबल पूल क्या होता है? डिविजिबल पूल वैसा पूल बोलते हैं या आप ऐसा बॉक्स समझ लीजिए जिसमें उन टैक्सेस को हम लोग प्लेस करते हैं जिनका शेयरिंग होगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, तो डिविजिबल पूल अगर आप कहीं भी सुने कि डिविजिबल पूल क्या होता है, तो डिविजिबल पूल इज़ आप बोल सकते हैं लिस्ट ऑफ टैक्सेस जिसका रेवेन्यू जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में शेयर होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका आता है, इसमें बहुत सारा टैक्सेस आता है। अपना आपका इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, और भी जितना भी टैक्स होता है सब इसमें आते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखें कि इसमें सिर्फ सरचार्ज और सेस जो है वो नहीं आते। अब हमने जब टैक्सेशन पढ़ा था तो वहाँ हमने क्या पढ़ा था कि सरचार्ज और सेस जो होते हैं वो टाइप ऑफ टैक्स होते हैं, टैक्स ऑन टैक्स होते हैं, लेकिन उनका जो यूज़ होता है या उनका जो तरीका होता है जिस तरह से गवर्नमेंट उसको यूज़ करती है वो एकदम डिफरेंट होता है। दूसरी बात क्या था कि वहाँ पर इन सब टैक्सेस को सेंटर जो है वो स्टेट के साथ शेयर नहीं करती है। इसी कारण स्टेट का ये भी कहना रहता है कि आप सरचार्ज को हटाएं, ठीक है, या तो उसको डिविजिबल पूल में डालें कि हमको भी उससे कुछ पैसा मिले। ठीक है, तो इसीलिए जो है सरचार्जेस और सेस को हमने वहाँ पे पढ़ा था। यहाँ पर अब हम लोग पढ़ेंगे कि आगे डिविजिबल पूल क्या होता है और हम लोग कैसे शेयर करते हैं। देखिए, अब हर साल जो है आपको कहा कि मतलब 5 ईयर्स पे जो है फाइनेंस कमीशन का जो है कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं प्रेसिडेंट। तो अब हो सकता है कि प्रेसिडेंट पहले 5 साल के पहले भी कर दें, लेकिन जनरली जो कन्वेंशन है वो 5 ईयर्स ही है। तो अभी जो रिसेंट जो फाइनेंस कमीशन जो आपका कंस्टिट्यूट किया गया था उसके चेयरमैन थे एन के सिंह। ये आपसे कहीं पूछा जा सकता है कि 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, तो वो थे एन के सिंह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है, देखिए डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस जो हमने कहा, इसमें डिफरेंट टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, और भी इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बहुत सारे होते हैं। तो आप लिस्ट ऑफ कहीं से भी पढ़ सकते हैं, पर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस क्या होता है और ये क्यों होता है। हमने अभी डिस्कस किया क्योंकि हर स्टेट को भी उस जो भी पैसा कलेक्ट करती है सेंटर उसमें से कुछ शेयर चाहिए होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जो भी ये डिविजिबल पूल समझिए कि इसमें जो भी पैसा जमा हुआ जो भी टैक्सेस से, उसका जो 15 फाइनेंस कमीशन जो रेकमेंड किया उसका 41% जो है वो डिवॉल्व कर देना है स्टेट को। मीन्स अगर आप 100 रुपये जमा कर रहे हैं यहाँ पर, तो 41 रुपये आपको जो है वो स्टेट्स को दे देना है। ठीक है, अब ये तो बात हो गया चलिए कि सेंटर से स्टेट को जाएगा मतलब 41% पैसा जाएगा। लेकिन अब क्या है कि अब ये पैसा जो भी जैसे 41 रुपीज़ जो है ये, अब 41 रुपीज़ आप कैसे डिवाइड करेंगे अमंग स्टेट्स। ठीक है, बिहार जैसे आप बिहार को कितना देंगे, आप हरियाणा को कितना देंगे, आप महाराष्ट्र को कितना देंगे, आप तमिलनाडु को कितना देंगे, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि हम लोग किसको कितना पैसा दें। तो इसके लिए जो है फाइनेंस कमीशन जो है वो टर्म ऑफ रेफरेंसेस लेके आती है। टर्म ऑफ रेफरेंसेस क्या कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये जो 41 रुपीज़ है अमंग स्टेट्स। ठीक है, अब देखिए 41 रुपीज़ को जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं अमंग स्टेट्स, इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और ये जो हम लोग जो ऊपर वाला था इसको कहते थे वर्टिकल डिवोल्यूशन। ठीक है, तो अब आपके पास तो सबसे पहले तो ये हो गया कि हम लोग कितना पैसा देंगे स्टेट्स को। उसके बाद जो भी पैसा आया अब हम उसको कैसे बांटेंगे अमंग स्टेट्स। अब हम अमंग जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है अमंग स्टेट्स उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टर्म ऑफ रेफरेंस जो है फाइनेंस कमीशन सजेस्ट करती है, जिसको हम लोग TOR कहते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में आए कि व्हाट इज़ TOR, तो आप बता सकते हैं कि TOR इज़ टर्म ऑफ रेफरेंस। और ये क्या होता है, ये होता है क्राइटेरिया जिसको जो है गवर्नमेंट रखती है अपने दिमाग में कि हम लोग को जो स्टेट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट करना है पैसा, वो इन सब क्राइटेरिया पे ही करेंगे। अब देखिए क्या होता है, जब भी क्राइटेरिया होता है आपका, तो एक क्राइटेरिया तो होता नहीं है, बहुत सारा क्राइटेरिया होता है। तो जो भी क्राइटेरिया होता है उन सब का अलग अलग वेटेज होता है कि ये वाला जो क्राइटेरिया है इसको हम ज़्यादा महत्व देंगे, दूसरे वाले को कम देंगे, उससे कम देंगे, और ऐसे रहता है। तो यहाँ पर देखिए कितना TOR है आपका, टोटल आपका 6 है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्या है, देखिए इनकम डिस्टेंस, इसको 45% वेटेज मिला हुआ है। ठीक है, अब इनकम डिस्टेंस क्या है, इनकम डिस्टेंस आपका क्या है कि जो हाईएस्ट अर्निंग स्टेट है, ठीक है, जिसका इनकम पर कैपिटा जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो उससे जो है सबसे ज़्यादा जो दूर है जो स्टेट, मतलब जो सबसे अमीर देश जो स्टेट है, और उससे जो सबसे दूर स्टेट है, मतलब जो पुअरेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, तो उसको जो है ये ज़्यादा वेटेज मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसको ऑब्वियसली उसको पैसे का ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसका वेटेज उसको मिलेगा। दूसरा क्या है, देखिए पॉपुलेशन, स्टेट का पॉपुलेशन। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, कहा गया है कि इसमें हम लोग इसमें देखिए ये 2021 लिखा है, ये 2011 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सेंसस, आप जानते हैं कि पॉपुलेशन का सेंसस होता है,
तो पॉपुलेशन का सेंसस जो था पहले 14 फाइनेंस कमीशन में जो ये पॉपुलेशन कंसिडर किया जाता था ये 1971 तक का किया जाता था, ठीक है। तो 1971 का जो सेंसस का जो पॉपुलेशन था उसके अनुसार जो है हम लोग मानते थे कि इसके अनुसार हम लोग पॉपुलेशन के अनुसार हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि ना 15 फाइनेंस कमीशन जो था वो कहा कि नहीं, हम लोग इसको रिवाइज करेंगे और हम लोग का पॉपुलेशन जो आपका 2011 के सेंसस में आया था उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 1971 से 2011 काफ़ी टाइम बीत गया है। इस बीच में क्या हुआ कि जो हमारे सदर्न स्टेट्स थे, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या फॉर दैट मैटर जो अच्छे परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, इन लोग ने क्या हुआ कि अपना इन लोग पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स लाए, ठीक है, और इन लोग चाइल्ड पॉलिसीज़ लाए तो और हेल्थ पे भी काम किए। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, ठीक है। हमारे जो नॉर्दर्न इंडिया से जो है वो सदर्न इंडिया में जो है वो पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा कंट्रोल्ड है, ठीक है। तो अब जो सदर्न इंडिया में पॉपुलेशन कम हो गया तो ऑब्वियसली जब उनका पॉपुलेशन कम हो गया तो उनका वेटेज भी कम होने लगा, ठीक है, उनको शेयर भी कम मिलने लगा पैसे का। तो इस पे था तो सदर्न स्टेट्स वाले इस पे ये बोलने लगे कि ये गलत बात है। एक तो उन्होंने पॉपुलेशन भी कम किया और उस पर जो है आप उनका टैक्स जो उनको देना है वो भी आप कम करें। तो इस पर जो क्या हुआ कि फिर जो एन.के. सिंह कमेटी था इन्होंने सोचा इस पर कि हम लोग को क्या करना है। तो अभी बोला गया कि ठीक है, पॉपुलेशन तो हम लोग 2011 का ही कंसिडर करेंगे, लेकिन एक और क्राइटेरिया जिसको हम लोग कहते हैं डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, उसको हम लोग देखेंगे। वो इंट्रोड्यूस किया गया कि उसके वजह से जो है सदर्न स्टेट्स का जो है शेयर वो बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एरिया है, एरिया को हम लोग 15% देते हैं। उसके बाद है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, इसको देते हैं 10%। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस अभी हमने कहा कि जो भी स्टेट जो कि अपना टोटल फर्टिलिटी रेट जो TFR होता है उसको कम की है, ठीक है, उसको हम लोग वेटेज देंगे अच्छे से, तो उसको भी है वो पैसा मिलेगा। तो यहाँ से जो उनको जो लॉस हो रहा था वो यहाँ से जो है वो कंपनसेट हो गया। इसके बाद क्या है टैक्स एफर्ट। देखिए टैक्स एफर्ट मतलब वो टैक्स एफिशिएंसी उस स्टेट का कितना रहा है, चाहे वो कलेक्शन का और यूसेज का, तो उस पर भी जो है वो डिपेंड करता है। तो ये इतना ब्रॉड कैटेगरीज है, क्राइटेरियाज है जिस पे जो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस डिपेंड करता है, ठीक है। वर्टिकल डिवॉल्यूशन तो आपने पढ़ लिया, दैट इज़ 41% करते हैं, वो डिसाइड करती है आपकी फाइनेंस कमीशन। लेकिन जो हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं वो डिपेंड करता है टर्म ऑफ रेफरेंस पे, और ये भी डिसाइड करता है आपका फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो आपको यहाँ तक अब जो है समझ आ गया होगा। अब देखिए आते हैं हम लोग आज के टॉपिक में, दैट इज़ बजट। बजट में क्या हम लोग पढ़ेंगे, बजट का दो पार्ट होता है, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल, ठीक है। रेवेन्यू कैपिटल को अगर आप लोग रफली और आसान भाषा में समझना चाहेंगे तो रेवेन्यू का मतलब वो हुआ, जैसे आप सोचिए आपका जो घर है, आप घर चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका एक फिक्स सैलरी होता है, आप सैलरी आते हैं तो सैलरी से आपका क्या होता है कि आपका रेंट पे करते हैं आप अपने घर में राशन आता है आपका जो डेली जो हमेशा जो आपका रेकरिंग खर्चा है, जो महीने भर का खर्च होता है, चाहे मोबाइल रिचार्ज करा रहे हैं या फिर नेट रिचार्ज करा रहे हैं, जो भी तरह का रिचार्ज करा रहे हैं, तो आपका जो वो खर्च आ रहा है वो आपका एक्चुअली रेवेन्यू है, ठीक है, वो रेवेन्यू पार्ट है। अगर आप सोचिए कि आपने ये तो आपका खर्च हो गया, उसके बाद अगर आप कुछ पैसा बाहर से ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने होम लोन ले लिया, ठीक है, तो आप जो होम लोन ले रहे हैं तो वो तो आप ऑब्वियसली वो पैसा लेके उससे आप नेट रिचार्ज तो नहीं करा रहे हैं, या फॉर दैट मैटर आप कोई दूसरा काम तो नहीं कर रहे हैं, जैसे गाड़ी चला रहे हैं या फिर पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं। आप उससे क्या करते हैं कि आप उससे डायरेक्टली आप उसको इन्वेस्टमेंट में कर देते हैं, आप उससे कुछ कैपिटल एसेट क्रिएट कर लेते हैं, आप एक घर ही खरीद लेते हैं, तो वो पार्ट आपका चला जाता है कैपिटल में, ठीक है। तो आप इसी तरह से समझिए, सेम जैसे आपका घर है वैसे ही आपका गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का भी जो डेली का खर्च होता है, जो ऐसा खर्च जिससे उसका कोई कैपिटल एसेट में चेंज नहीं आए, उसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू पार्ट, और जो जिससे उसके कैपिटल एसेट्स में कुछ फ़र्क पड़े उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल पार्ट, ठीक है। अब देखिए किसी भी दोनों बजट के पार्ट का एक होता है रिसीट्स, एक होता है एक्सपेंडिचर। रिसीट्स मतलब इनकम जहाँ से आ रहा है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर मतलब जो पैसा जहाँ जा रहा है, ठीक है। सेम विथ कैपिटल, जो पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए हम लोग पहले देखते हैं रेवेन्यू पार्ट को, ठीक है, और रेवेन्यू में सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है, इसको RR बोलते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स में देखते हैं। अब देखिए रेवेन्यू रिसीट्स, अभी हमने टैक्सेशन पूरा पढ़ा, तो गवर्नमेंट का प्राइमरी सोर्स ऑफ पैसा क्या रहता है, टैक्स, ठीक है। तो रेवेन्यू जो हमारा जो रेवेन्यू का जो हमारा टैक्स है उसको हम लोग रेवेन्यू रिसीट्स में रखते हैं, ठीक है। अब टैक्स में भी क्या क्या है बताइए, आपका डायरेक्ट टैक्स है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं डायरेक्ट टैक्स, और ये है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ये दोनों जो है आप यहाँ कलेक्ट करते हैं टैक्स के अंदर। डायरेक्ट टैक्सेस में आप बताइए कौन कौन सा हम लोग मैक्सिमम करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स,
सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, बहुत सारा होता है, इसको हम लोग देखते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, एक्साइज होता है, जीएसटी होता है, ये सब जो है आपका इनडायरेक्ट में आता है। हम और आप जो है एक बार ये भी देख लेंगे कि आपका डायरेक्ट टैक्स में जो है वो सबसे ज़्यादा कलेक्शन किससे होता है, ऐसे वो जो होता है वो कॉर्पोरेट टैक्स से होता है। पर फिर भी आप एक बार ये सब थोड़ा बहुत जो डेटा है उसको आप देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको जानना चाहिए कि आपको मैक्सिमम कौन सा टैक्स जो है जिससे आपको पैसा आ रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए अब क्या होता है, दूसरा जो रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट होता है वो होता है नॉन टैक्स। अब ये नॉन टैक्स क्या होता है, नॉन टैक्स होता है कि आपका जो जैसे जो टैक्स के अलावा जो भी आमदनी हो रहा है गवर्नमेंट का, उसको हम लोग नॉन टैक्स में रख देते हैं। तो आमदनी का क्या कौन कौन सा होता है बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है बहुत सारा सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, बहुत जगह सर्विसेज देती है, सिक्योरिटी कहीं दे देती है तो उसके लिए भी वो पैसा चार्ज करती है, तो वो जो कमाई होता है वो उसका हो गया। फिर गवर्नमेंट जो है वो फाइन्स भी कलेक्ट करती है, बहुत सारा फाइन भी इम्पोज करती है, तो फाइन भी जो आ गया वो इसका एक तरह से उसका नॉन टैक्स जो है वो, उसको हम लोग बोलेंगे कि यहाँ कर उसका वो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स है, ठीक है। अब जो है देखिए क्या होता है कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो है आपके स्टेट्स को भी है वो कभी कभी लोन देती है, ठीक है। तो लोन का जो इंटरेस्ट का पैसा आता है वो भी आपका यहाँ नॉन टैक्स में आ जाता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट फ्रॉम लोन्स, इसको भी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या था, फाइन्स, उसके बाद सर्विसेज के लिए जो चार्ज करती है फी, सर्विस फ़ी, तो उसको भी यहाँ हम लोग ले लेते हैं नॉन टैक्स में, ठीक है। थोड़ा सा इसको और डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको पता होना चाहिए कि नॉन टैक्स जो पार्ट है रेवेन्यू का वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए बात होता है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर जो है वो क्या क्या होता है गवर्नमेंट का। एक्सपेंडिचर देखिए, रेवेन्यू अभी हमने जस्ट कहा कि आप घर में जो है आप डेली क्या खर्च करते हैं, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ होती है, वैसे ही गवर्नमेंट उस पर ही खर्च करती है। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, सैलरी देती है अपने सैलरी एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, तो सैलरीज, पेंशन्स भी देती है, ठीक है। उसके अलावा क्या देती है बताइए, सब्सिडीज़ देती है, ठीक है, सब्सिडीज़ देती है। और भी बहुत सारा है जितना एक्सपेंडिचर होता है उसका, इवन डिफेंस उफेंस में जो एक्सपेंडिचर होता है, या फॉर दैट मैटर और भी कोई जो रेगुलर खर्च है उसका, उसको भी यहाँ पे लेते हैं। उसके अलावा जो क्या होता है देखिए, गवर्नमेंट जो है वो लोन्स लेती है, ठीक है, पब्लिक से। जो हम लोग देखेंगे कि वो लोन कहाँ पर हम लोग डालते हैं, लेकिन वो लोन पर जो सालाना जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है, जैसे जो हम लोग ईएमआई पेमेंट करते हैं, उसका भी जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो हम लोग यहाँ पे एक्सपेंडिचर में दिखा देते हैं रेवेन्यू के, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि इंटरेस्ट जो आप दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि गवर्नमेंट जो लोन ली है उस पर जो इंटरेस्ट है वो हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर पार्ट में बताते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम लोग यहाँ पर आ गया, ये तो हो गया हमारा रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है, यहाँ पर, और ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद क्या है देखिए, अच्छा इसमें एक इसमें और है कि कभी कभी क्या होता है कि आपका जो सेंटर है वो आपका स्टेट्स को जो है वो ग्रांट भी देता है, ठीक है, ग्रांट होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ग्रांट्स होता है, ग्रांट्स बहुत तरीका का होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको देखेंगे कि ग्रांट्स जो है वो स्टेट को देती है, तो वो भी इसके रेवेन्यू के ही पार्ट में, एक्सपेंडिचर के पार्ट में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए आपका आता है कैपिटल पार्ट, ठीक है, कैपिटल में भी वही होता है, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। तो पहले हम लोग रिसीट्स देख लेते हैं, और रिसीट्स में इसमें दो टाइप होता है, एक होता है नॉन डेट और डेट। नॉन डेट और डेट का मतलब हुआ क्या, नॉन डेट मतलब वैसा पैसा जिस मतलब जो सरकार पे जो है वो उसका खुद का पैसा है, उसको लोन नहीं लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो जैसे बताइए क्या होगा नॉन डेट में, आपका क्या होगा, अगर समझिए कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी, जैसे पीएसयू जो होती है, जैसे कोई भी आईओसीएल है, या फिर आपका जो भी है जो भी जिसमें भी गवर्नमेंट का शेयर है, तो जब वो डिसइन्वेस्टमेंट करती है, जब आप सुने होंगे भारत 22 ईटीएफ जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उसके थ्रू जो है आजकल गवर्नमेंट अपना पीएसयूज़ या जो भी है पीएसईज़ का जितना भी होता है उसका डिसइन्वेस्टमेंट करती है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि कुछ परसेंट शेयर जो है वो प्राइवेट को बेच देती है। तो वो जो पैसा आता है, वो पैसा आता है तो उसको हम लोग यहाँ पर जोड़ लेते हैं नॉन डेट में। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आया वो आप यहाँ का नॉन डेट में हो गया। उसके बाद क्या हुआ बताइए, उसके बाद और क्या कौन सा पैसा होता है, अब जो स्टेट जो आपका जो सेंटर ने जो लोन दिया हुआ है स्टेट्स को, वो जब उसका रिकवरी होता है, रिकवरी मीन्स जब वो उसका प्रिंसिपल अमाउंट जब उस मतलब टोटल पैसा जो उसको वापस आ जाता है, तो वो भी यहाँ पर ही हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो लोन रिकवर्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है डेट में क्या हुआ, अब डेट क्या होता है, डेट मतलब कि जो
पैसा जो है वो स्टेट जो है मतलब जो आपका कंट्री है वो पैसा ले रहा है पब्लिक से, ठीक है। अब इसमें डेट में हो सकता है कुछ पैसा जो है वो अपने डोमेस्टिक पीपल से ले रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करके डेट ले रहे हैं, या कुछ पैसा बाहर से ले रहे हैं, एक्सटर्नल डेट, ठीक है। तो इसमें हम लोग कर देंगे जो आपका डेट हो गया, जो मतलब पैसा जो है वो ले रही है फ्रॉम द पीपल और फ्रॉम एक्सटर्नल, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है, अब देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसा एक्सपेंडिचर होता है जिसकी वजह से मेरा कुछ कैपिटल एसेट में चेंज आए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि बताइए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है वो भी आपका कैपिटल का एक्सपेंडिचर पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। और भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लोन्स जो है, लोन्स जो स्टेट्स को देती है, ठीक है, वो भी हम लोग यहाँ पर एक्सपेंडिचर में इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर जो लोन्स लेती है, जो गवर्नमेंट यहाँ डेट में लोन ले रही है, इस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट करती है वो हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू के, ठीक है। और जो है ये जो करती है, और जो हम लोग स्टेट्स को जो ग्रांट्स देते हैं वो भी हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही कैलकुलेट करते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, बस आप एक बार देख लेंगे इसको अच्छे से तो आपको याद रहेगा। अब हम लोग देखिए बात करेंगे मेन कि क्या होता है फिस्कल डेफिसिट, क्या होता है रेवेन्यू डेफिसिट, क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट, और क्या होता है आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, उसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए रेवेन्यू डेफिसिट का क्या मतलब हुआ कि रेवेन्यू में आपने एक्सपेंडिचर आपका कुछ था, ठीक है, आपका रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर था और आपका रेवेन्यू का रिसीट्स था, ठीक है। तो आपका जो आमदनी हो रहा है और आपका जो खर्च हो रहा है उसको अगर आप माइनस कर देंगे, ठीक है, तो जो भी आपका, क्योंकि ऑब्वियसली आपका एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा है तभी डेफिसिट हो रहा है आपका, तो हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अगर रेवेन्यू रिसीट्स जो हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट आपका मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है देखिए फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, आप जो है सबसे पहले अपने सारे एक्सपेंडिचर्स को जोड़ लें, चाहे वो रेवेन्यू हो वो कैपिटल हो, तो रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने जोड़ लिया। उसके बाद हम लोग को इसमें क्या माइनस करना है, हम लोग माइनस किए रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स आपका जो ये पूरा है रेवेन्यू रिसीट्स, और प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, मतलब ये वाला जो है डेट वाला को छोड़ देते हैं, ये डेट वाला को हटा देते हैं, तो ये नॉन डेट जो आपका कैपिटल रिसीट्स है, जो मेरा डिसइन्वेस्टमेंट और लोन रिकवरी से जो आया है, इसको हम लोग इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, और डेट वाले को नहीं जोड़ेंगे। अब जो इनका जो डिफरेंस आएगा इसको हम लोग बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। अब देखिए आप इसको एक तरह से और भी समझ सकते हैं, फिस्कल अब जो यहाँ हमारा कैपिटल का पार्ट था ये डेट वाला पार्ट था, ठीक है। ये डेट वाला कौन सा पार्ट था, ये वो डेट था जो गवर्नमेंट बोरो करती है फ्रॉम लोकल पब्लिक और फ्रॉम एक्सटेंड मतलब बाहर से, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली वही बोरो करेगी जो उसके पास पैसा नहीं रहेगा, ठीक है। सबसे पहले तो वो कहाँ से पैसा कमा रही है, वो रिसीट्स रेवेन्यू रिसीट्स से पैसा कमाई, ठीक है, और दूसरा आपका नॉन डेट से कमाई, ये पैसा जो है वो उसका खुद का पैसा है, ठीक है। लेकिन अब कुछ पैसा उसको बाहर से भी लेना पड़ेगा, तो जो पैसा हम लोग लेंगे वही डेट में होगा, तो एक्चुअली आपका जो डेट है वही आपका फिजिकल डेफिसिट भी है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो है ये फिजिकल डेफिसिट का मतलब यही होगा कि हम लोग जनरली जो होता है जितना पैसा हम लोग को ज़रूरत रहता है, जितना हमारा फिजिकल डेफिसिट होता है उतना ही हम बोरो करते हैं, उतना ही हम बोरो करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या आपका प्राइमरी डेफिसिट। अब देखिए क्या है, अभी आप प्राइमरी डेफिसिट क्या हुआ कि फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब देखिए आपका फिजिकल डेफिसिट जो है वो हम लोग निकाल लिए, हमने अभी जस्ट फार्मूला देखा। अगर हम उसमें से फिजिकल डेफिसिट में से ये देख रहे हैं यहाँ पर जो इंटरेस्ट हमने दिया है लोन पर, ये वाला देखें जो हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिए थे, अगर इसको हम लोग माइनस कर देते हैं फिजिकल डेफिसिट में तो हम लोग को मिल जाता है प्राइमरी डेफिसिट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग बोरो कर रहे हैं पैसा, ठीक है, एक तरह से समझिए फिजिकल डेफिसिट हमारा क्या था, वही पैसा था जो हम लोग बोरो कर रहे थे एक्चुअली, ठीक है। जो मेरा हमारा टोटल खर्च था चाहे वो रेवेन्यू और कैपिटल को जोड़ के, और जो हमारा इनकम था उसको हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करे थे तो हमको फिजिकल डेफिसिट मिल रहा था, और फिजिकल डेफिसिट वही पैसा था जो कि हम एक्चुअली बोरो करेंगे, चाहे वो लोकल पब्लिक से करें या एक्सटर्नल डेट से करें। अब ये पैसा जो आप बोरो कर रहे हैं, अब इसमें से आप कितना पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में दे रहे हैं, इसका मतलब ये समझिए कि देखिए हर साल आपका बजट बनता है, हर साल आपका खर्च बनता है, तो आप जो है आपको जैसे फॉर एग्जांपल आज इस साल आपको इतना बोरो करना है, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इतना बोरो ये करना है और आपने जो पिछले साल बोरो भी किया था उसका आपको इंटरेस्ट पेमेंट भी करना है, आपको तो उसका पैसा भी देना ना, आपने कहीं से बोरो किया होगा तो उसका आप इंटरेस्ट पेमेंट, चाहे आप अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करके लिए होंगे या फिर बाहर से पैसा लिए होंगे तो उसका इंटरेस्ट देना होगा। तो अगर आप जो जितना बोरो कर रहे हैं आप, ठीक है, और
पिछला जो बोरो किया हुआ है उसका इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग हटा देंगे अगर टोटल बोरोइंग में, तो वो हमारा प्राइमरी डेफिसिट हो जाता है। ठीक है, इसका ये मतलब अगर आप बहुत सिंपल वे में समझिए, अगर आपने एक लोन लिया हुआ है, ठीक है, आप एक लोन लिए हैं, आपको उसका इंटरेस्ट चुकाना है हर साल। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आपको इंटरेस्ट चुकाने के लिए आपने फिर आप क्या करें, आपने एक नया लोन ले रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि आप एक्चुअली जो नया लोन ले रहे हैं वो सिर्फ इंटरेस्ट, जो पुराना इंटरेस्ट है उसको चुकाने के लिए ले रहे हैं, या वो नया लोन को आप कहीं और यूज़ करेंगे। ठीक है, यही आपको बताता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो अब अगर आप समझिए कि किसी कंट्री का फिजिकल डेफिसिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और हम लोग का प्राइमरी डेफिसिट जो है वो काफ़ी कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया ये बताइए। फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है और प्राइमरी डेफिसिट बहुत कम है, इसका मतलब कि जो कंट्री जो है वो जो बोरो कर रही है पैसा, वो एक्चुअली वो पुराना लोन का इंटरेस्ट पेमेंट में ही उसका सारा पैसा चला जा रहा है। मतलब वो जो भी पैसा वो बोरो कर रही है उससे वो कुछ ना ही खर्च कर पा रही है, ना ही वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है, वो पैसा सिर्फ वो पुराना लोन का जो है वो चुकता करने में ही चला जा रहा है। समझ रहे हैं, मतलब आप एक लोन को चुकाने के लिए जो है वो दूसरा लोन ले रहे हैं, यही मतलब हुआ अगर आपका फिजिकल डेफिसिट हाई है और प्राइमरी डेफिसिट लो है तो। ठीक है, लेकिन अगर आपका फिजिकल डेफिसिट हाई है, ठीक है, और आपका प्राइमरी डेफिसिट भी हाई है, ठीक है, अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट भी हाई है, तो इसका मतलब हुआ कि आप जो बोरो कर रहे हैं वो आप उससे इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आप उससे जो है वो कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से इकॉनमी ग्रो करेगा। ठीक है, तो इस तरह का कंसेप्ट आपको अब यहाँ पर इतना डिटेल में बताने के बाद क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये थोड़ा सा ट्रेंड है, इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, इसमें ट्रेंड हम लोग क्या है, फिजिकल डेफिसिट देखिए कैसे रहा है। आपको एक्चुअली क्या होना चाहिए, आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन जब आता है कहीं पर अगर आ गया, इतना तो टफ नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया तो आपसे पूछा जाएगा कि इन द रीसेंट ईयर्स, ऐसे पूछा जाएगा रीसेंट ईयर्स में आपका फिजिकल डेफिसिट का क्या ट्रेंड रहा है, या बोल दिया कि इट हैज़ बीन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग या इट हैज़ बीन कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। तो उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ से अंदाज़ लगा सकते हैं, और आप जनरली देखेंगे कि कभी भी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं होता है। ठीक है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है कभी घट रहा है। आप देखिए ये तो फिजिकल डेफिसिट का हो गया, नीचे आप देखिए ये आपका है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्राइमरी डेफिसिट काफ़ी कम है, इंडिया का है ये प्राइम, और फिजिकल डेफिसिट आपका काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि इंडिया का भी जो है इंटरेस्ट पेमेंट वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा पार्ट है फिजिकल डेफिसिट का। ठीक है, मतलब इंडिया भी जो है वो पुराने लोन को चुकता करने के लिए ही जो है वो नया बोरोइंग कर रही है। ठीक है, जनरली जो है हमारा इकॉनमी इसको सस्टेन कर लेता है, लेकिन ये जो है लॉन्ग टर्म में ये सही बात नहीं होता है इकॉनमी के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो ग्रोइंग कंट्री है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है पैसे का ज़्यादा ज़रूरत रहता है, गवर्नमेंट बोरोइंग भी करती है क्योंकि गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट भी करना रहता है। ठीक है, लेकिन आपका प्राइमरी डेफिसिट जो है वो जो अगर आप मतलब कंपेरेबल है फिजिकल डेफिसिट से, तो आप कह सकते हैं कि आपका कंट्री जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2029 टू 20 का बजट एस्टिमेट से आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया का जो है वो फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 2021 टू 2022 सॉरी 2020 टू 2021 वो कितना रहा है। ठीक है, ये आप जो है बताइए, क्योंकि आप ये देख के जाएँ। ठीक है, एक बार अंदाज लगा के जाएँ कि ये कितना रहा है आपका फिजिकल डेफिसिट या प्राइमरी डेफिसिट। अब देखिए हम लोग आते हैं, अब देखिए यहाँ पर जैसे बोरोइंग का बात आ रहा था। ठीक है, हमने निकाला था फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट क्या निकाला था, वो पैसा जो एक्चुअली जो है वो गवर्नमेंट को पैसा मार्केट से लेना पड़ेगा। ठीक है, या तो एक्सटर्नल से या तो एक्सटर्नल। ठीक है, तो अब जनरली बेसिकली जो है वो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो प्रैक्टिस करती है कि वो इंटरनल डेट ही ले। ठीक है, एक्सटर्नल डेट नहीं लेती है। तो इंटरनल डेट में क्या होता है, देखिए अब जैसे आपको कुछ पैसे का ज़रूरत है गवर्नमेंट को, तो उसके पास दो तरीका है। ठीक है, एक तो वो बोरो करेगी, बोरो क्या करेगी, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करेगी, जिसको बोलते हैं मार्केट बोरोइंग। ये डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ये हुआ कि वो जो पैसा जो डेफिसिट हो रहा है उसके पास, जितना उसको चाहिए पैसा, वो कहाँ से लाएगी। ठीक है, तो इसका बेसिकली ब्रॉडली जो आप कहेंगे वो दो तरीका होता है, एक होता है मार्केट बोरोइंग, एक होता है मोनेटाइजिंग। ठीक है, तो मार्केट बोरोइंग क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट को 2 लाख करोड़ का ज़रूरत है, तो वो मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करेगी और उस पर जो है वो पैसा उठा लेगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ऑब्वियसली देखिए पब्लिक डेट इंक्रीज होता है। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, अगर आप जब पैसा मार्केट से ले रहे हैं, ठीक है, मार्केट से आप पैसा ले रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट का जो है मतलब क्योंकि लोन एक्चुअली जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेती है, गवर्नमेंट बेचती है, तो गवर्नमेंट को उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो वो एक तरह से क्या है कि वो फिर मतलब आप ही पर, गवर्नमेंट पर अगर लोड आ रहा है तो फाइनली तो हम पर ही आ रहा है, तो उसका जो है गवर्नमेंट का जो है वो
डेट जो है वो इंक्रीज़ करते चला जाता है। दूसरा क्या होता है, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि आपका बॉन्ड पर जो इंटरेस्ट रेट देती है उसको हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो इंटरेस्ट, अब जब आप गवर्नमेंट बहुत सारा बॉन्ड्स इशू करेगी पैसे के लिए, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि उसको धीरे धीरे अपना बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि होगा क्या कि पब्लिक जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, वो फ़ायदा नहीं देखेगी और उसको विश्वास भी कम हो जाएगा गवर्नमेंट पे कि ये गवर्नमेंट इतना लोन ले रही है तो ये हो सकता है कि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हो या स्टेबल इकोनॉमिक कंडीशंस नहीं हो। तो जब वैसे केस में जब पब्लिक बॉन्ड नहीं खरीदेगी तो क्या होगा, गवर्नमेंट को अपने बॉन्ड पर इंटरेस्ट रेट और इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जैसे वो पहले 8% पे दे रहा था तो हो सकता है कि बाद में 10% पे देगा, तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरा क्या है, देखिए टैक्स बर्डन। ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट आपका लोन ले रही है, ठीक है, गवर्नमेंट आपका लोन ले रही है एक तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करके, तो फाइनली तो वो पैसा कहाँ से देगी, वो आपसे जो टैक्स वसूलेगी उसी से तो वो पैसा देगी ना। तो इसी कारण टैक्स बर्डन भी आपका फाइनली इंक्रीज़ होता है। अगर गवर्नमेंट का डेट इंक्रीज़ होता है, अगर गवर्नमेंट पर लोन का जो है वो कर्ज वो बढ़ता है, तो वो फाइनली जो है वो जनता पर भी उसका असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि जनता से ही वो टैक्स लेती है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है। आप अब देखिए गवर्नमेंट जो है यहाँ पर क्या करिए कि मार्केट से लोन ले रही है, ठीक है। तो मार्केट से अब इतना ज़्यादा पैसा ज़रूरत है गवर्नमेंट को ही अपना ही खर्च चलाने के लिए पैसे का ज़रूरत है। तो मार्केट में वो क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करके मार्केट में जितना भी लेंडर्स हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनसे वो पैसा ले लेगी, ठीक है। तो अब इतना ज़्यादा वो उसका शेयर हो जाता है कि अगर हमको फॉर दैट मैटर अगर या आपको बिजनेस करना है तो आप जब मार्केट में पैसा लेने जाएंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, या ज़्यादा इंटरेस्ट पे मिलेगा। तो इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट मतलब क्या हुआ कि प्राइवेट जो बोरोवर्स हैं उनको इतना पैसा नहीं मिल रहा है। क्योंकि सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट ही ले जा रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्राउडिंग ऑफ इफेक्ट। अगर आपको कहीं क्वेश्चन में आता है तो आप इसको समझ सकते हैं। आपका स्टेटमेंट यही दिया हुआ रहेगा कि प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए उतना लोन ही नहीं बचता है, उतना पैसा ही नहीं बचता है, क्योंकि मैक्सिमम बोरोइंग जो है वो गवर्नमेंट ही कर लेती है। उसके बाद देखिए क्या है, मोनेटाइजिंग डेफिसिट। दूसरा तरीका क्या है, पहला तो था बोरोइंग, दूसरा क्या है, मोनेटाइजिंग। मोनेटाइजिंग का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट और जनरली ये पहले काफ़ी होता था, आजकल नहीं होता है। ये 97-98 में इसको अबॉलिश कर दिया गया था। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट का जब भी पैसा घटता था, मतलब वो बजट में जब उसका जो भी उसको फिजिकल डेफिसिट आता था या जो भी बोरोइंग आता था उसका, तो वो क्या करती थी कि वो बोलती थी आरबीआई को कि हम लोग एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, हम आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे देते हैं अभी, और आप जो है हमको नोट प्रिंट करके दे दीजिए, ठीक है, प्रिंट करके एक्चुअली। तो अब जब आरबीआई जो नोट प्रिंट करके गवर्नमेंट को दे देगी तो ठीक है, गवर्नमेंट का टाइम बिंग तो काम चल जाएगा और आरबीआई को भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मिल गया। लेकिन होता क्या था कि आप जब मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं इकॉनमी में तो वो फाइनली आपका इन्फ्लेशन आ जाता था, ठीक है। हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट जो आरबीआई जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट को फाइनेंस करने के लिए ही आपका करेंसी को प्रिंट कर रही है, ठीक है। वो कोई वर्थ क्रिएट करके जो है वो मार्केट में पैसा नहीं ला रही है, ठीक है। बस वो क्या हो रहा है कि वो सिंपली नोट प्रिंट कर रही है। तो अब नोट प्रिंट करने से क्या होता है कि ऑब्वियसली जब आपका नोट मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि मोनेटाइजिंग डेफिसिट जो है वो इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं होता है। इसी कारण इसको जब एफआरबीएम एक्ट आया था हमारा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसको एबॉलिश कर दिया गया था कम्प्लीटली कि जो है गवर्नमेंट वो इस तरह का काम नहीं करेगी। पहले ट्रेजरी बिल इशू करके जो है गवर्नमेंट पैसा ले लेती थी फ्रॉम आरबीआई, ठीक है, और आरबीआई को बोलती थी कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ले लीजिए और हमको नोट प्रिंट करके दे दीजिए, ठीक है। तो ये जो है ये अब नहीं चलता है इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लेशनरी नेचर है और दूसरा क्या है, ये थ्रेट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का। किसी भी कंट्री में अगर ऐसा हो रहा है कि आपका जो सेंट्रल बैंक है उससे गवर्नमेंट जो है बोल रही है कि हमको पैसा सिर्फ प्रिंट कर करके देते जाओ, तो ऑब्वियसली वो जो इकॉनमी है वो स्टेबल इकॉनमी नहीं है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए अब क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा आपको इसमें डिटेल में नहीं जाना है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट एफआरबीएम एक्ट, इसमें आया था आपका 2003 में, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस हो रहा है 2003 में, इसका इम्प्लीमेंटेशन शायद 2005 से हो रहा था। तो इसमें क्या था कि देखिए अभी गवर्नमेंट का क्या है कि आपने देखा कि फिजिकल डेफिसिट होता है, उसकी वजह से उसका बोरोइंग करना पड़ता है या मोनेटाइजिंग करना पड़ता है, अभी हमने जस्ट देखा। तो ये नौबत आए ही नहीं, गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट कम हो जाए, उसका रेवेन्यू डेफिसिट भी कम हो जाए। तो इसीलिए हम लोग लाए थे, जो गवर्नमेंट उस समय की थी वो लाई थी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट। इसमें क्या था कि इसमें टारगेट सेट कर दिया गया था कि आने वाले 3 साल में हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट को, जैसे हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है उसको हम लोग ज़ीरो कर देंगे, ठीक है, ज़ीरो करना है, और फिजिकल डेफिसिट को जो है वो कुछ सर्टेन % तक घटा देंगे, ठीक है। जनरली 3% था शायद,
ठीक है। तो इसमें टारगेट्स आपको एग्जैक्ट याद नहीं रखना है कितना परसेंट है, लेकिन आपको ये था कि उसमें क्या किया गया कि देखिए गवर्नमेंट को जनरली, किसी भी गवर्नमेंट यही कोशिश करती है कि वो अपना फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट को घटा दे, लेकिन अब वो घटाती है नहीं, ठीक है, क्योंकि जनरली जब कंट्री ग्रो करते रहता है तो वो बाई मतलब बाहर मार्केट से भी पैसा लाती है जनरली, मतलब उसको पैसे का ज़रूरत रहता है। लेकिन लेकिन इस वजह से क्या होता है कि आपका फिजिकल डेफिसिट भी क्रिएट होते जाता है। लेकिन यहाँ पर अब जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक्ट ले आते हैं, एक लॉ ले आते हैं। इस लॉ के आने की वजह से क्या होगा कि गवर्नमेंट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट भी सोचेगी कि हमको, क्योंकि हमको लॉ अबाइड करना है, तो हम लोग फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट उतना नहीं करेंगे, ठीक है। तो बस यही मकसद था आपका FRBM एक्ट का, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि रिपीटेड इसके एक्ट लाने के बाद भी गवर्नमेंट रिपीटेड फेलियर हुआ, कभी भी टारगेट आपका अचीव नहीं कर पाई, ठीक है। टारगेट अचीव नहीं कर पाई, ना ही रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो कर पाई और ना ही आपका फिजिकल डेफिसिट को जो है वो आपका 3% पे ला पाई, ठीक है। इसके बाद देखिए इवोल्यूशंस हुआ है, इसमें अमेंडमेंट हुआ है, इसमें टारगेट्स रिवाइज हुआ हर जगह। फाइनली जो आपका अभी रिवीजन हुआ है, जो आपका FRBM एक्ट जो 2018 में हुआ है, ये आपका बेस्ड पे हुआ है NK सिंह कमेटी, ठीक है। यहाँ पे देखिए NK सिंह कमेटी वो फाइनेंस कमीशन के भी हेड थे, और एक NK सिंह कमेटी का एक अलग भी कमेटी फॉर्म किया गया था। ये कमेटी का काम क्या था, इसको FRBM को रिव्यू करना था, ठीक है। FRBM एक्ट को रिव्यू करना था, और रिव्यू करके इन्होंने कुछ सजेशंस दिया, जिसको हम लोग फाइनली FRBM एक्ट 2018 में इंक्लूड कर दिए थे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि NK सिंह कमेटी का क्या रिकमेंडेशन है, ठीक है। अब हम लोग इसको रिकमेंडेशन जाने से पहले एक और ये हमारा देखिए इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या था, देखिए 2012 के आसपास इसको मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हो क्या रहा था कि गवर्नमेंट से रेवेन्यू डेफिसिट तो जीरो हो नहीं रहा था, ना ही फिजिकल डेफिसिट घट रहा था, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट नहीं घट रहा है, ठीक है, हम लोग मान रहे हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट नहीं घट रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि एक नया कंसेप्ट ले आते हैं, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या हुआ, देखिए अभी हम लोग बजट में जाते हैं। बजट में हम लोग जो देख रहे थे, ये देखिए, ये जो आपका बजट का पार्ट था, तो इसमें क्या था, देखिए यहाँ पर एक ग्रांट जो है, ये आपका स्टेट्स को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी, ठीक है। तो ये ग्रांट जो है, ये तो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैलकुलेट कर रही थी। तो इसमें से बोला कि ये इसमें से जो ग्रांट है जो हम लोग स्टेट को दे रहे हैं, तो जो ग्रांट जो है वो स्टेट अगर अपने किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे रोड हुआ, कैनाल हुआ, या कोई चीज़ को, नया चीज़ को बनाने के लिए खर्च करेगी, तो उसको हम लोग इसके मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट में कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट में कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका इफेक्टिव रेवेन्यू, मतलब आपका रेवेन्यू डेफिसिट भी कम हो जाएगा। तो वो जो कम हो जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट, उसको हम लोग कह देते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब समझे कि सिंपली इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो गया, डेफिसिट में अगर आप यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर एक मिनट रुकिए, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो गया, जिसको ERD कहते हैं, ये सिंपल हो गया आपका रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स, ठीक है, और ग्रांट्स फॉर कैपिटल क्रिएशन, ठीक है, या कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो स्टेट जो ग्रांट का पैसा जो है वो किसी एसेट को बनाने में या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में खर्च करेगी, उसको हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट में कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक तरीका था, कह सकते हैं आप, लूप होल फाइंड कर रही थी गवर्नमेंट की, अपना जो है वो जो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी रेवेन्यू डेफिसिट, तो उन्होंने एक नया कंसेप्ट लिया कि इसको कहेंगे हम लोग इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। लेकिन ये भी जो है आपका काम में नहीं आया, ये भी काफ़ी इफेक्टिव मेज़र नहीं था नापने का कि आपका मतलब जो इकॉनमी है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए इसको अब इसको हम लोग उतना यूज़ नहीं करते हैं। अब जो क्या हुआ था कि मेनली NK सिंह कमेटी जो बनाया गया था, वो FRBM एक्ट को रिव्यू करने के लिए बनाया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं कि NK सिंह कमेटी ने रिकमेंड क्या क्या किया, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। देखिए अब क्या है इसमें कि इसमें सबसे पहले तो इसने कहा था कि ठीक है चलिए, जो अभी तक जो हमने टारगेट्स का जो लिया है, जो 3% और जो रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करना है, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाते हैं। तो वो और कुछ देखिए यहाँ पर था, इसको रिकमेंडेड दैट द गवर्नमेंट शुड टारगेट अ फिजिकल डेफिसिट ऑफ 3% ऑफ द GDP इन द ईयर्स अप टू March 31, 2020 एंड 2.8% टू 21 और 2.5% बाय 2023। तो ये था कि कुछ जैसे ये 2017 में बना था, 2017 में इसका रिकमेंडेशंस आया था। NK सिंह ऐसे कमेटी तो 2016 में बना था, पर 2017 में इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। तो रिकमेंडेशन में जो था
रिकमेंडेशन में इन्होंने यही कहा कि थोड़ा सा जो रेट्स हैं, जो हम लोग जो टारगेट सेट करें उसको थोड़ा रियलिस्टिक बनाते हैं। तो ये जो था कि थ्रू ईयर्स बाय ईयर्स जो है इवॉल्व होगा, 2.5% बाय 2023 करना है। और इसके अलावा इन्होंने क्या कहा था कि फिजिकल डेफिसिट और मतलब रेवेन्यू डेफिसिट के अलावा उन लोग को टारगेट करना है आपका डेट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है कि जैसे अभी करेंटली क्या कहा गया है कि 60% जो होना चाहिए वो होना चाहिए डेट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर का जो, और इसमें से क्या होना चाहिए, इसमें 40% जो है वो सेंटर का होगा और 20% जो है वो स्टेट का होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जीडीपी का 40% तक ही जो है वो सेंटर का डेट होना चाहिए। ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा सेंटर को पैसा नहीं लेना चाहिए या उससे ज़्यादा मार्केट से पैसा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी अब जो है सेंटर को कंट्रोल करना है। ठीक है, अपने डेट को अपार्ट फ्रॉम फिजिकल डेफिसिट जो कि उसका हर साल चलता है, उसका ओवरऑल जो डेट है उसको भी अब 40% से कभी भी 40% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एन के सिंह ने एक नया ही कंसेप्ट ले आया डेट का, डेट टू जीडीपी का, जो कि पहले नहीं था। तो इसलिए अगर आपको कहीं आता है डेट टू जीडीपी का रेशियो जो है वो कहाँ हुआ था, तो वो एन के सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था। इसके अलावा भी कुछ कुछ है कि एक स्केप क्लॉज उन्होंने डाला था कि कभी हो सकता है कि इस टारगेट जो एन के सिंह कमेटी ने जो टारगेट दिया था उसको कभी कभी गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर पाती है, तो उस केस में दिया हुआ था कि कहाँ कब कब नहीं करेगी। ठीक है, वो हो सकता है कैलेमिटी आपका है या किसी अनफोर्सिन सिचुएशन हो, तो उसमें वो ये भी दी थी कि 0.5% जो है वो डेविएशन हो सकता है। इसके अलावा क्या था, एक फिजिकल काउंसिल बनाने का भी बात हुआ था। तो इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, मेनली आपको क्या है कि एन के सिंह ने क्या कहा था कि डेट टू जीडीपी का रेशियो जो होना चाहिए वो 60% होना चाहिए, जिसमें 40% लिमिट है सेंटर के लिए और 20% लिमिट है स्टेट्स के लिए। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है लास्ट, अब हम लोग आ गए लेक्चर के लास्ट में। यहाँ पर क्या है कि बजटिंग का, देखिए बजट तो बनाती है गवर्नमेंट। ठीक है, काफ़ी उसमें बजट बनाने से पहले वो काफ़ी मतलब इंटरेस्टेड ग्रुप से बात भी करती है। ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स जो आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग से बात करती है, ट्रेडर्स से बात करती हैं, एमएसएमई वालों से बात करती हैं, और उसके बाद देखती हैं कि सब सेक्टर्स का क्या क्या ज़रूरत है, उसके बाद उन लोग बजट बनाते हैं। ठीक है, अब वर्ल्ड वाइड जितना भी कंट्रीज़ है जहाँ भी बजट बनता है, तो वहाँ पर एक नया नया तरीका इवॉल्व होते रहता है बजट बनाने का। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारी चीज़ें, जैसे उसमें एक पहला टाइप है बजटिंग का, उसको कहते हैं आउटकम बजटिंग। आउटकम बजटिंग क्या होता है कि आप जो गवर्नमेंट जो पैसा एलोकेट कर रही है वो करेगी किस पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इट मेजर्स द डेवलपमेंट आउटकम्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन ईयर 2005 एंड इट एनालाइजेज हाउ एफिशिएंटली द फंड्स, ये बात देखिए, आर यूटिलाइज बाय गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे सोचें आप, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं 2018-19 में। ठीक है, 2018-19 के बजट में गवर्नमेंट में किसी एक ए स्कीम है। ठीक है, हम लोग एक हाइपोथेटिकल स्कीम ले लेते हैं, उसमें उन्होंने कुछ पैसा लगाया, जैसे 100 करोड़ रुपए लगाया। ठीक है, 100 करोड़ रुपए लगाया, तो अब ये गवर्नमेंट जो है वो देखेगी कि जो भी डिपार्टमेंट इस स्कीम को हैंडल कर रहा है वो कितने अच्छे से इस स्कीम को हैंडल किया है। ठीक है, और दूसरा क्या देखेगी कि इस स्कीम के वजह से वहाँ पर जो भी, जहाँ पर ये टारगेट ग्रुप है, जो भी पब्लिक पे खर्च हो रहा है, उन पब्लिक का कुछ लाइफ सुधरा या नहीं सुधरा। ठीक है, उनका आउटकम क्या हुआ, ये जो एक्सपेंडिचर हुआ इसका आउटकम क्या हुआ। ठीक है, फॉर एग्जांपल पैसा दिया गया स्कूल क्रिएट करने के लिए, कहीं पर स्कूल बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, तो स्कूल बनने के बाद वहाँ पर लोगों का लाइफ कितना बदला, वहाँ पर लोगों का इनकम कितना बढ़ा, वहाँ पर लाइफ कैसे सुधरा, तो उस आउटकम जिसको हम लोग कहते हैं, उसको पहले देखेंगे कि ये काम असली में क्या है। उसके अनुसार ही हम नेक्स्ट टर्म जब हमारा 2019-20 में जब हम पैसा देंगे तो हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए देंगे। तो इसका मतलब हुआ क्या, क्योंकि आपका प्रीवियस मिनिस्ट्री का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आप जो पैसा एलोकेट किए उससे वहाँ पर लोगों को कितना फ़र्क पड़ा, इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हुए बजट बनाते हैं अगली बार, तो इस तरह के मेथड को कहते हैं आउटकम बजटिंग। ठीक है, उसी तरह बताइए जेंडर बजटिंग क्या होता है। जेंडर बजटिंग का मतलब क्या हुआ कि आप जब भी बजट बना रहे हैं, कोई भी बजट बना रहे हैं, तो आप हर कंपोनेंट में एक जेंडर इक्वालिटी का जो है वो कंसेप्ट को ध्यान में रख के करें। फॉर एग्जांपल आप कोई स्कीम बना रहे हैं, जैसे अगर आप मुद्रा स्कीम ही बना रहे हैं। ठीक है, आप मुद्रा का पैसा देना रहता है, गवर्नमेंट जो बोलती है कि हम लोन देंगे पब्लिक को, तो उसमें एक अगर आप कंपोनेंट सोच रहे नहीं कि इतना पैसा जो है वो हम वुमेन को देंगे या फॉर दैट और कोई भी स्कीम में, तो इस तरह के स्कीम के पैटर्न को, इस तरह के स्कीम के बनाने
बनाने का तरीका को हम लोग जेंडर बजटिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल आपके जेंडर, आपका जो बजट है उसमें आपको फीमेल को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंस है फीमेल का आपकी कंट्री के ग्रोथ में। ठीक है, तो ये भी आप मॉडर्न कंट्रीज़ जो है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो इस कंपोनेंट को ध्यान में रखकर ही अपना बजट बनाती है। उसके बाद देखिए क्या है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो है मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सोचिए कि गवर्नमेंट जो है, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं फिर 2018-19 में। ठीक है, 2018-19 में जैसे गवर्नमेंट ने किसी ए स्कीम में कुछ पैसा एलोकेट किया, जैसे 100 करोड़ एलोकेट किया। ठीक है, अब क्या होगा कि 2019-20 में, ठीक है, वो फिर से ए स्कीम में 120 करोड़ रुपया अलॉट कर रही है। ठीक है, कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मनरेगा ही आपका होता है, देखते हैं आप हर साल गवर्नमेंट अलग अलग पैसा अलॉट करती है। तो ये आपका नॉर्मल बजटिंग है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है कि वो सबसे पहले क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब वो पैसा अलॉट करने जा रही होगी उस स्कीम को, तो पहले वो बोलेगी कि नहीं, हम लोग जितना 100 करोड़ रुपये दिए थे, ठीक है, उसको हम लोग नहीं मानेंगे कि आपका 100 करोड़ रुपया ही आपको ज़रूरत है, हो सकता है उससे कम ज़रूरत हो। अब इसी कारण हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एकदम ज़ीरो से लेके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो 100 करोड़ रुपया हमने उस स्कीम को दिया है वो वाकई यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या क्या कि ये स्कीम हेल्पफुल है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर स्कीम अगले साल मेरा नहीं चलना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अगले साल इसको कंटिन्यू करें, तो उसमें हम पैसा एलोकेट नहीं करेंगे। ठीक है, जनरली क्या होता है कि हर स्कीम में जो आप एक बार पैसा दे देते हैं तो आप कुछ जो है हर साल कुछ इंक्रीज़ करना रहता है आपको हर बजट में। लेकिन यहाँ पर ज़ीरो बेस बजटिंग जो है एक तरीका है जिसमें आपको क्या करना है, आपको ज़ीरो बेस लेके चलना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है ज़ीरो बजट, देखिए ज़ीरो बजटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो बेस। ठीक है, एंड एवरी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ एनालाइज फॉर इट्स नीड्स एंड कॉस्ट। ठीक है, आपको बढ़िया से एनालिसिस पूरा कर कर ही आप नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको एलोकेट करना है पैसा। ठीक है, तो आज जो है आपका बजट जो है वो एंड हो गया। काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया ये, पर आपको होपफुली आपको बहुत सारा पार्ट समझ में आ गया होगा। बहुत इजी लैंग्वेज में जो है आपको समझाने का कोशिश किया गया है। इतना अगर आप पढ़ लेंगे बजट में तो एक्चुअली ईपीएफओ में तो इतना क्वेश्चन आता है नहीं, पर फिर भी हो सकता है, आ सकता है, क्योंकि पहले ही कहा गया है कि यूपीएससी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, क्वेश्चन आपका ऐसा बिल्कुल आ सकता है। आपसे बजट में ही पूछा जा सकता है कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, या प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, या इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से पार्ट का, मतलब बजट का पार्ट है, रेवेन्यू के पार्ट में लाई करता है या कैपिटल पार्ट में लाई करता है। तो इस तरह का कंसेप्ट आपको पता हो तो आपके आगे के एग्ज़ाम में भी काम आएगा, और ईपीएफओ में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है प्रीवियस इकॉनमी का जो है सीरीज़ को उसको रिवाइज़ करते रहें, क्वांट को भी रिवाइज़ करते रहें, और गैप एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम वेटेज इन्हीं का है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करते रहें। और फिर हम लोग नेक्स्ट जो हमारा इकॉनमी का लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन एंड इंडेक्सेस जो है, जो हमारा शेड्यूल्ड है, उसको हम लोग देखेंगे। और आप पुराना लेक्चर को भी आप 2x पे करके उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ और इसका जो मतलब जो पीडीएफ होगा उसको हम लोग टेलीग्राम पे अपडेट करवा देंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।